हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव। जो बच्चे क्लास 9 में भी हिंदी मीडियम अकेडमी के साथ थे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नए बच्चे क्लास 10th में यानी कि कक्षा 10 में हिंदी मीडियम अकेडमी के साथ जुड़ रहे हैं उन सभी का भी स्वागत है। देखो यार, जो क्लास 10th होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी के बेस पे बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। जैसे कि आप 11वीं में कौन सी स्ट्रीम लोगे, साइंस लोगे, आर्ट्स लोगे, कॉमर्स लोगे, वो कौन डिसाइड करेगा? वो क्लास 10th की मार्कशीट डिसाइड करेगी कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं प्लस आपका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, क्लास 10th की जो तैयारी होनी चाहिए अपनी वो काफ़ी एडवांस लेवल की होनी चाहिए। मतलब शुरुआत से हमें तैयारी करनी है, हमें कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ गणित कक्षा 10। यहाँ पे इस वीडियो में हम जो आपका अध्याय 1 है वास्तविक संख्याएं, इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। मतलब इसका परिचय देखेंगे, लेकिन हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे न्यू सिलेबस के हिसाब से। आपको पता होगा कि इस साल बुक्स चेंज हुई हैं, ठीक है ना। पिछले साल तक क्या होता था कि कुछ टॉपिक्स जो सिलेबस में हटा दिए गए थे, बस आपको बता दिया जाता था कि ये चीज़ें सिलेबस में नहीं है, इसके अलावा जो है वो पढ़ना है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार नई एनसीईआरटी की किताब ही आ गई है, जिसमें जो एक्सरसाइज या जो प्रश्नावली डिलीट हो गई हैं उनको नहीं प्रिंट किया गया, उनको छापा ही नहीं गया। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, चाहे आपके पास पुरानी किताब हो, ठीक है, या फिर आपके पास नई किताब हो, ठीक है। क्वेश्चन बढ़ाए नहीं गए नई किताब में, बस क्या किया गया है कि कुछ प्रश्नावली जो पुरानी किताब में थी उनको हटा दिया गया है। तो मैं आपको दोनों ही बता देता हूं, चाहे आपके पास नई वाली किताब है या फिर आपके पास पुरानी किताब है। अभी मैं बात कर रहा हूं चैप्टर नंबर 1 की, ठीक है ना। अभी हमारा फोकस किस पे रहेगा? अध्याय 1 पे। तो अध्याय 1 में जो पुरानी वाली किताब है इसमें 4 प्रश्नावली थी, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। आपको याद रखना है कि इस साल आपको, अगर आपके पास पुरानी किताब है तो पुरानी किताब में जो प्रश्नावली 1.1 है ये हटा दी गई है, ये नहीं आएगी, ठीक है। और जो 1.4 है ये भी हटा दी गई है, ये भी नहीं आएगी। पुरानी किताब से अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको प्रश्नावली 1.2 और 1.3 पढ़ना है, जो कॉन्सेप्ट इसमें है वही पढ़ने हैं। अगर आपके पास नई किताब है तो नई किताब में जो प्रश्नावली 1.1 है, 1.2 है, यही आपको पढ़ना है। बेसिकली किया क्या गया है कि जो नई किताब है इसमें कुछ नया नहीं छापा गया, इसमें बस जो पुरानी किताब में 1.2 थी प्रश्नावली उसी को 1.1 बना दिया गया है, और जो पुरानी किताब में 1.3 थी प्रश्नावली उसी को नई किताब में 1.2 बोला गया है। सारे सवाल सेम है, सब कुछ सेम है, बस जिसको हम पुरानी किताब में 1.2 और 1.3 बोल रहे थे उसको नई किताब में 1.1 और 1.2 बोला जा रहा है। पुरानी किताब की ये प्रश्नावली हटा दी गई। तो कंफ्यूजन क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। चाहे आपके पास नई किताब हो या पुरानी, ठीक है, सब कुछ कंटेंट, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है वो सेम है, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पे उठ के चली गई है बस, और जो फालतू था वो नई किताब में डिलीट कर दिया गया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम जो इंट्रोडक्शन है वो नई वाली किताब के हिसाब से पढ़ेंगे, मतलब जो नया सिलेबस है आपका, ठीक है। तो अगर आपके पास पुरानी किताब है तो फिर से बोल दूं, जिस प्रश्नावली को हम 1.1 बोलेंगे नई किताब में वो पुरानी किताब में 1.2 है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहली चीज जो पढ़नी है वो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। बहुत ही आसान सी प्रमेय है, ठीक है। इससे पहले जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थी वो सब हटा दिया गया है, ठीक है ना, इस साल के लिए। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। जैसे कि मैंने कहा बहुत ही आसान प्रमेय है। पहले एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या मतलब रखती है, क्या कहती है। तो इसके हिसाब से देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, या फिर इनको गुणनखंडित किया जा सकता है। यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझना, कि अगर आपके पास कोई भाज्य संख्या है तो आप इसके गुणनखंड निकाल सकते हो, ठीक है। इस भाज्य संख्या को, ठीक है, जो गुणनखंड निकालोगे वो कैसा रहेगा? अभाज्य गुणनखंड निकालोगे। तो इस भाज्य संख्या को कुछ अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अगर हम ऑर्डर की बात ना करें कि पहले कौन आ रहा है बाद में कौन आ रहा है, तो जो ये गुणनखंड आपने निकाले हैं, जो गुणनखंडन किया है, ये अद्वितीय होता है, इकलौता होता है, इसके जैसा कोई और नहीं पाया जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे समझो मैं कोई भाज्य संख्या लेता हूं, भाज्य संख्या ली मैंने 12। भाज्य संख्या आप जानते हैं कि जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। अब मैं 12 को, ठीक है, अभाज्य संख्याओं का एक गुणनफल के रूप में व्यक्त करूंगा। कैसे लिख सकता हूं मैं 12 को? मैं 12 को लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 3।
2 दूनी 4 तियां 12। यहाँ पे आप देखोगे तो जो 12 है ये भाज्य संख्या है। मैं एक एक चीज क्लियर करूंगा आपको, ठीक है। जो 12 है ये भाज्य संख्या है, लेकिन ये सारी संख्याएं जो भी आ रही हैं ये अभाज्य हैं। ये कैसी हैं? अभाज्य हैं। ये प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, चाहे कोई भी भाज्य संख्या ले लो, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, अगर हम इसके ऑर्डर की बात ना करें, मतलब जो क्रम आ रहा है इनका उसकी बात ना करें। मतलब क्रम से ये मतलब है कि अगर आपने मान लो 3 पहले लिख दिया, फिर 2 गुणा 2 लिख रहे हो, तो एक ही बात है। आपने 3 पहले लिखा, क्रम बदल दिया, है तो एक ही चीज ना, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो क्रम की बात ना करें अगर हम, तो ये अद्वितीय होता है। मतलब अब कोई और आपको अभाज्य संख्याएं दूसरी नहीं मिलेंगी जिनको गुणा करके 12 आ जाए, याद रखना। तो फिर से आप समझो, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पे क्रम को ना देखें तो यही एक इकलौता गुणनखंड होगा इस संख्या के लिए, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपके दिमाग में, चलो हो सकता है कंफ्यूजन आई हो कि यार 12 को तो हम, ठीक है, किसी बच्चे के दिमाग में अगर आया 12 को तो हम 4 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। आप कैसे बोल रहे हो कि सिर्फ ऐसा ही लिख सकते हैं? देखो, जब आप 4 गुणा 3 लिखोगे तो यहां पर जो 4 है वो भाज्य संख्या है, जबकि जो आपको जिनके गुणनफल में लिखना है वो अभाज्य होना चाहिए। अगर आपको भाज्य अभाज्य नहीं पता तो मैं बता देता हूं। तो यहां पे पहले याद रखना कि भाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए गुणनफल में। भाज्य अभाज्य सुन लो, पहले अभाज्य समझो। अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, ना 2 से कम गुणनखंड होने चाहिए, ना 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए। जैसे कि जो 2 है ये किस किस के पहाड़े में आएगा? 1 के पहाड़े में आएगा और 2 के पहाड़े में आएगा। तो जो 2 है इसके एग्जैक्टली 2 गुणनखंड है, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। इसी तरह से 3 की मैं बात करूं, ये तो खैर 2 ही है, तो ये भी 1 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा। तो इसके भी क्या 2 ही गुणनखंड है, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो ऐसी संख्याएं जिनके एग्जैक्टली 2 गुणनखंड हो, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, उनको बोला जाता है अभाज्य संख्याएं। तो इधर जो भी आप लिखोगे वो सब कुछ अभाज्य होना चाहिए, और जिसके टुकड़े कर रहे हो आप वो भाज्य होना चाहिए। भाज्य क्या होता है? जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। जैसे जो 12 है ये तो 1 के पहाड़े में भी आएगा, 2 के पहाड़े में भी आएगा, 3 के पहाड़े में भी आएगा, 4 के पहाड़े में भी आएगा, 6 के पहाड़े में भी आएगा, 12 के पहाड़े में भी आएगा। इसके तो 2 से ज्यादा गुणनखंड है। तो वो संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड है उनको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। वो संख्याएं जिनके एग्जैक्टली 2, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा गुणनखंड है, तो हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो ये प्रमेय यही बोलती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो, और ये गुणनफल अद्वितीय होगा। मतलब कुछ और नहीं सोच पाओगे आप, जिनको गुणा करके 12 आए और वो अभाज्य भी हो सारी की सारी, ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, इनका क्रम मैटर नहीं करता, किसको पहले लिख रहे हो किसको बाद में लिख रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। समझ में आ गया? कुछ और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि समझो मैंने यहाँ पे लिखा 20, तो 20 को मैं लिख सकता हूं 2 दूनी 4 पंजे 20, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता कैसे करो, तो आपको पता है आपको ऐसे टुकड़े करने, सीधा सीधा गुणनखंड निकाल लेना है। 2 से करोगे 10 आएगा, 2 से करोगे 5 आएगा, 5 से करोगे 1 आएगा, है ना। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 ये आ गया। अब कुछ और नहीं मिलेगा आपको अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो आपको 20 देता हो। ये 20 देता है गुणा करने के बाद। देखो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, यही कहती है ये प्रमेय। अब आप बोलोगे चलो ठीक है यार, ये मान लिया कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, ठीक है ना, ये जो 20 है ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में लिख पाते हैं, और ये अद्वितीय होता है, ठीक है। अद्वितीय मतलब इकलौता, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा इसका। लेकिन यूज क्या है? ठीक है, तो आपको ये प्रमेय समझ में आ गई। हो सकता है अब आपके दिमाग में आया हो कि इस प्रमेय पे अपने सिलेबस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर किस तरह का सवाल अपने सिलेबस में है जो इस प्रमेय पे पूछा जा सकता है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, बट इस बार सिलेबस आपका कम हुआ है, बहुत सारी चीजें डिलीट कर दी गई हैं, तो जो चीजें बची हैं उसमें से ही तो पूछा जाएगा। यानी कि अब इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसके मतलब या तो ये या फिर इस तरह के सवाल। देखो क्या है सवाल, पहले उसको समझो। एक बार आप सवाल समझ गए फिर आप इसका उत्तर आराम से लिख पाओगे। ध्यान से समझना, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस सवाल में ये प्रमेय कैसे इस्तेमाल होगी, ठीक है। पहले इसको समझो। इसमें बोला गया है संख्याओं 4 की घात n
पर विचार कीजिए जहां पर n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त होता है। ठीक है, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे बीच में गैप आ गया। बड़ा इतना समझो कि क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर अपने पास 4 की घात n हो, ठीक है, जहां पर n जो है वो क्या है, वो कोई प्राकृत संख्या है। ठीक है, n क्या है, n कोई प्राकृत संख्या है। ध्यान से समझना क्योंकि ये क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब सिलेबस कम हुआ है। प्राकृत संख्या यानी कि n आप समझते हो, प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, अनंत तक चलते जाओ, है ना, 1 2 3 4 ये सारी। तो मतलब n की यहाँ ये सारी वैल्यूज, ये सारे मान रखे जा सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर अपने पास 4 की घात n है तो n का क्या कोई भी ऐसा मान है, मतलब इनमें से हम कुछ भी, कम से कम एक भी चीज क्या ऐसी रख पाएंगे n की जगह जो 4 की घात वो रखने पे 0 पे समाप्त हो जाए। 0 पे समाप्त होने का क्या मतलब है, देखो पहली बात तो हम जो रख रहे हैं वो प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए n की जगह। जैसे मैंने n की जगह 1 रखा तो 4 की घात 1 कितना हुआ, 4। क्या यहाँ पे शून्य आया इकाई के अंक पे, नहीं आया। अच्छा, अगर मैं 4 की घात 2 रखूं तो 4 की घात 2 मतलब 4 गुणे 4 जो कि होता है 16। क्या ये शून्य पर समाप्त हुआ, शून्य पे समाप्त होने का मतलब है इकाई का अंक देखना है आपको। क्या ये शून्य पे समाप्त हुआ, नहीं। किस पे समाप्त हो रहा है, ये तो 6 पे समाप्त हो रहा है। अगर मैं 4 की घात 3 निकालूं तो 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 64 हो जाएगा। क्या ये शून्य पे समाप्त हुआ, नहीं। इसी तरह से अगर आप 4 की घात 4 निकालोगे तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 यानी कि 256 आ जाएगा, वो भी शून्य पे समाप्त नहीं हुआ। लेकिन ऐसे आप कब तक कर सकते हो यार, ये संख्याएं तो इनफाइनाइट है, अनंत है, आपकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी हर एक को चेक करने में। नहीं कर सकते ना ऐसे चेक, कोई भी नहीं कर सकता। तो अपने पास कोई एडवांस तरीका होना चाहिए जिससे हम बता सकें कि भैया इनमें से कुछ भी रख दो, ये होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली हम बता पाए होगा या फिर नहीं होगा पूरे श्योरिटी के साथ। तो वो तरीका क्या है वो समझो पहले, और उसमें हम जो ये प्रमेय थी इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी समझना। ध्यान से देखो, अब सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा, प्रश्न आपको समझ में आ गया है कि 0 पे समाप्त होने का क्या मतलब है। उसके बाद आपको यह समझना पड़ेगा कि कोई संख्या, ठीक है, मान लो ये अपनी संख्या है, अपनी क्या है, ये संख्या है, 4 की घात n क्या है, संख्या, जिसमें 4 क्या है, आधार, और ये है घातांक। आप जानते हो ये आधार होता है, घातांक होता है। तो कोई भी संख्या कब 0 पे समाप्त होती है, कब 0 पे समाप्त नहीं होती, ये पहले आप समझो। देखो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आपके पास कोई संख्या है वो शून्य पे समाप्त होगी या नहीं, मतलब उसकी घात कुछ कर रहे हैं, इकाई के अंक पे शून्य आएगा या नहीं, ये कैसे पता लगाते हैं, इसका अपने पास एक छोटा सा ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि जो संख्या है हम उसको आधार और उसकी घात कुछ लिख सकते हैं। जैसे इस सवाल में था 4 की घात n, तो आधार हो गया 4। आपको इस n से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है सिर्फ आधार से। आपको इसके आधार का गुणनखंड कर लेना है। अगर आधार के गुणनखंड करते हो और आधार के गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 आना चाहिए और एक बार 5 आता हो, तभी ये शून्य पे समाप्त होगी। ठीक है, याद रखना, कोई भी संख्या शून्य पे समाप्त होगी। ठीक है, यहां से कब हटा देते हैं, कोई भी संख्या शून्य पे समाप्त होगी यदि संख्या को आपने इस तरह से लिखा, आपको आधार देखना है, सिर्फ आधार के गुणनखंड निकाल लिए, गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 आता हो, कम से कम एक बार 5 आता हो, तभी इकाई के अंक पे क्या आएगा, शून्य आएगा। क्यों, क्योंकि अगर कम से कम 1 2 और 5 आ गए तो 2 गुणा 5 मिलकर 10 बना देंगे। अब इनके अलावा कुछ भी आता हो 10 से गुणा करोगे लास्ट में 0 ही आएगा। लॉजिक समझ में आ गया कि मतलब यहाँ पे चेक करने के लिए हमें गुणनखंड निकाल लेना है जो भी आधार है उसका, और एक बार 2 और एक बार 5 दोनों ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक हो और एक ना हो। ठीक है, कम से कम बोलने का क्या मतलब है, एक से ज्यादा बार 2 हो, एक से ज्यादा 5 हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ना। बस हमें फर्क ये पड़ना है कि कम से कम एक बार 2, कम से कम एक बार 5 हो। मैं क्या करता हूं, मैं जो अपना सवाल था उस पर आता हूं। मैंने देखा अपनी संख्या 4 की घात n, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं गुणनखंड निकालूं 4 की घात n के, तो 4 को, आधार का गुणनखंड निकालना है बस आपको, 4 को लिख सकते हो 2 गुणा 2, इसकी घात क्या हो गई, n हो गई, n की जगह n लिख दो। जब हमने इस आधार का गुणनखंड किया तो क्या इसमें 2 आया, हाँ 2 तो है। क्या 5 आया, नहीं 5 नहीं आया। मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था 2 भी होना चाहिए 5 भी होना चाहिए, दोनों ही होने चाहिए। यहाँ पे 5 मिसिंग है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे वो समझा देता हूं, फिर लिख दूंगा मैं। हम यहाँ पे लिखेंगे
n के किसी भी मान के लिए ये संख्या शून्य पे समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई संख्या यदि शून्य पे समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और कम से कम एक बार 5 होना चाहिए, लेकिन 4 के गुणनखंड में सिर्फ 2 है, 5 नहीं है, इसीलिए कभी भी शून्य पे समाप्त नहीं होगी। समझ में आ गई कहानी? अब मैं इतना लिख लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि वो प्रमेय कैसे इसमें यूज हुई। पहले मैं इतना लिख लेता हूं। तो देखो, जो मैंने अभी बोला वही मैंने लिख दिया। मैं समझा देता हूं मैंने क्या लिखा है। देखो, मैंने लिखा है कोई भी संख्या शून्य पे समाप्त होगी यदि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आते हैं। ठीक है, अभी हमने ये चीज सीखी थी। फिर इसके बाद मैंने लिखा है परंतु 4 की घात n के गुणनखंड में केवल 2 आता है। यहां पे आप देख सकते हो, इसके गुणनखंड में केवल 2 आता है, 5 नहीं आता। ठीक है, और अब यहां पे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का इस्तेमाल होगा। और इसको जरा ध्यान से देखना, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के हिसाब से यह गुणनखंडन अद्वितीय है, अतः 4 की घात n कभी भी शून्य पे समाप्त नहीं होगी। आप कहोगे अद्वितीय होने से, इसका इस्तेमाल होने से या फिर अद्वितीय बता देने से कैसे, क्या फर्क पड़ा? देखो, अगर ये आधारभूत प्रमेय ना होती, ठीक, और हमें ये ना पता होता कि ये गुणनखंडन अद्वितीय है या नहीं जो हमने निकाला, मतलब हम कंफ्यूजन में रहते कि क्या पता कोई और गुणनखंड होता हो 4 की घात n का जिसमें 2 और 5 दोनों आते हो, है ना। लेकिन ये प्रमेय कहती है कि कोई और गुणनखंडन होता ही नहीं है, सिर्फ यही इकलौता है। अब जैसे ही इस प्रमेय ने ये बता दिया कि यही गुणनखंडन है, दुनिया में और कोई नहीं है, तो हम कहीं और चेक करने नहीं जाएंगे, हम ये मान के चलेंगे यही ये गुणनखंड था जिसमें 2 तो आया लेकिन 5 आया ही नहीं। इसीलिए 4 की घात n जो होगी कभी भी शून्य पे समाप्त नहीं होगी n के किसी भी मान के लिए, जहां पे n एक प्राकृतिक संख्या। समझ में आ गया? तो यही चीज, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा कहानी टाइप है, मतलब कहानी लिखनी पड़ती है हमें, चाहे कुछ भी दे दें आपको। जैसे समझो कि मान लो पेपर में आपसे 4 की घात n की जगह 6 की घात n दे दिया, है ना, आपकी प्रश्नावली में है भी, तो इसमें भी वही करना है आपको। 6 की घात n की जगह 2 गुणा 3 लिख दोगे और उसकी घात n लगा दोगे। भाई जैसे इसके गुणनखंड निकाले वैसे 6 की घात n होगा तो 6 की घात 3 करोगे। सारी कहानी यहां भी वही लिखोगे कि इसके गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 3 से तो मतलब नहीं है, 2 और 5 होना चाहिए, तो ये भी कभी समाप्त नहीं होगी। ऐसे ही आपसे कुछ भी दें, आपको गुणनखंड निकालना है, सेम कहानी चिपका देनी है ये जो है, ठीक है। और बिल्कुल मैंने एकदम हर एक पॉइंट क्लियर करके लिखा है आपको अच्छे से, ठीक है। तो जो मैंने मेहनत करी है उसका थोड़ा लिहाज रखना और इसको अच्छे से उतारना और अपनी तैयारी करना अलग अलग क्वेश्चंस के लिए। जैसे 4 की घात n हो गया, फिर आप प्रैक्टिस करना 6 की घात n होगा तो क्या होगा, 8 की घात n होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। सब में सिर्फ आपको क्या करना है, गुणनखंड कर लेना आधार का, ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, प्रमेय भी समझ में आ गई, उसका इस्तेमाल कैसे होगा प्रश्न में ये भी समझ में आ गया, और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट अपने पास है HCF और LCM, ठीक है, यानी कि महत्तम लघुत्तम, ये हमें सीखना है। तो पहले एक एक करके हम समझते हैं कि क्या मतलब होता है HCF का, क्या मतलब होता है LCM का, फिर इसके बाद जो आगे हमें पढ़ना है, कैसे निकालते हैं, इन पे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो मैं बताऊंगा। पहले इसका बेसिक समझो कि LCM कहते किसे हैं, HCM कहते किसे हैं। जब हम किसी 2 नंबर्स के या 3 नंबर्स के LCM या HCF की बात कर रहे होते तो हमारा मतलब क्या होता है, ये समझ में आना चाहिए आपको। फिर उसके बाद ट्रिक बाद में देखेंगे। तो समझो अपने पास 2 नंबर हैं, ठीक है। हालांकि ये बात हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता भी हो, क्योंकि आप अभी 10वीं में हो तो जाहिर सी बात है ज्यादातर बच्चों को पता होगी, बट फिर भी अभी मैं पहले बात कर रहा हूँ HCF की। पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, HCF किसे कहते हैं। मान लो अपने पास 2 संख्याएं हैं 10 और 20 और इसका मुझे निकालना है HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें जो मिलता है उसी को HCF बोलते हैं। हाईएस्ट माने सबसे बड़ा, कॉमन ये दोनों के पास है अगर 2 संख्या हैं तो, F मतलब फैक्टर यानी उनका गुणनखंड। तो अगर मैं इसका मतलब आपको समझाऊं तो 10 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। 10 के गुणनखंड करने का मतलब है 10 किस किस के पहाड़े में आता है, तो 10 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में 10 आता है, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 के पहाड़े में 10 आता है और 10 के पहाड़े में 10 आता है। तो ये सारे हो गए 10 के गुणनखंड यानी कि फैक्टर, F फॉर फैक्टर यानी गुणनखंड। अच्छा अगर मैं 20 की बात करूं तो 20 1 के पहाड़े में आएगा, 20 जो है ये 2 के पहाड़े में आएगा, 20 जो है ये 4 के पहाड़े में आएगा,
5 के पहाड़े में आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 के पहाड़े में आएगा और 20 के पहाड़े में आएगा। अब यहां से इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड लिख लो। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर। सी मतलब लिखते चलना कहीं, सी मतलब कॉमन, एफ मतलब फैक्टर। हिंदी में इसे बोलेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। अभी मैंने एच नहीं लगाया, यहाँ पे एच नहीं लगाया, याद रखना। एच लगा दूंगा तो एचसीएफ बन जाएगा, एच नहीं लगाया, मैंने सीएफ की बात करी है। कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या मतलब है इसका भाई? इसका मतलब है जो कॉमन है, दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ है। दोनों में उभयनिष्ठ क्या क्या है? एक दोनों के पास है, देखो एक इसके पास है तो एक इसके पास है, एक कॉमन हो गया। हम वही गुणनखंड सीएफ में लिखेंगे जो कॉमन होंगे। दो दोनों के पास है, चलो ठीक है भाई, 2 भी लिख दिया। और कुछ है क्या दोनों के पास? हाँ 10 भी दोनों के पास है, 10 भी लिख दो, क्या दिक्कत है? ठीक है। अब ये जो चीजें आई हैं ये है इनका कॉमन, मतलब दोनों के पास है जो चीजें, जो दोनों के पास है वो कॉमन बोलेंगे। अब मैं जो कॉमन फैक्टर था इसमें सबसे बड़ा अगर देखूं तो मैं यहाँ पे एच बोलूंगा। एच मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा है और कॉमन भी है, ठीक है, दोनों का फैक्टर है। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सबसे बड़ा कौन है कॉमन में? 10। तो देखो 10 एक ऐसा गुणनखंड है जो दोनों में है, यानी कि कॉमन है, उभयनिष्ठ है और सबसे बड़ा है। 10 से बड़ा कोई नहीं मिलेगा आपको जिसके पहाड़े में दोनों आते हो। तो इसीलिए एचसीएफ का मतलब यहाँ हो गया 10। अब समझ में आ गया एचसीएफ का क्या मतलब होता है, कि जिन भी नंबर्स का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उनके अगर हम गुणनखंड निकालते तो सबसे बड़ा ऐसा कौन सा गुणनखंड मिलता जो दोनों के पास होता। ठीक है, अगर 2 नंबर हैं तो 3 होता तो तीनों के पास होना चाहिए था। तो ये समझ में आया एचसीएफ। तो 10 और 20 था। अच्छा, अगर यहीं पे एलसीएम की बात कर दी जाए, ठीक है, ये तो आपको एचसीएफ समझ में आया। अगर यहीं पे एलसीएम की बात कर दी जाए तो एलसीएम से क्या मतलब होता है हमारा भाई? ठीक है, याद रखना 10 और 20 का उदाहरण लिया है मैंने और इनका एचसीएफ जो था वो 10 आ चुका है। ठीक है, अभी अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम की फुल फॉर्म समझो पहले। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट माने होता है सबसे छोटा, यानी मिनिमम, सबसे छोटा। कॉमन आप समझते हैं उभयनिष्ठ, जो सबके पास है। एम फॉर मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, यानी इनके गुणा करने पे, इनके पहाड़ा पढ़ने पे जो आता है। यानी 10 के पहाड़े में जो आएगा वो 10 का गुणज होगा। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तियां 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, फिर 6 बार पढ़ोगे 60, फिर 70, 80, इस तरह से चीज़ें चलती जाएंगी यार, ये तो खत्म नहीं होगा। अच्छा, 20 की बात करूँ तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तियां 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ऐसे करते हुए चलता जाएगा, ये तो खत्म नहीं होगा। मतलब इसमें सबसे बड़ी चीज़ नहीं निकाल जा सकती। जब हम गुणज की बात कर रहे हैं, यानी इनको गुणा करने पे जो नंबर आ रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा तो आप निकाल ही नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पे एल लीस्ट बोला जाता है, जो दोनों के पास सबसे कम वाला हो गुणज। पहले इनके कॉमन मल्टीपल देखो, सीएम बोले तो कॉमन मल्टीपल, उभयनिष्ठ गुणज कौन कौन है जो दोनों के पहाड़े में आ रहा है। देखो 10 के पहाड़े में 20 आ रहा है, 20 के पहाड़े में 20 आ रहा है, दोनों में 20 आया, दोनों में 40 आया, दोनों में 60 आया, दोनों में 80 आया। इसी तरह से आगे चीजें चलती जाएंगी, दोनों में 100 आएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं एलसीएम की, मतलब मैंने सीएम तो लिखा लेकिन कौन सा? सबसे लीस्ट। लीस्ट माने छोटा, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा दोनों में कौन सा कॉमन है? 20। सबसे पहले आपको 20 वो संख्या मिली जो दोनों का गुणज था, यानी सबसे छोटी गुणज जो दोनों का हो, यानी कॉमन हो, वो है 20। तो एलसीएम हो गया 20। समझ में आ गया? खैर, ये तो बच्चों वाली बात हुई कि बचपन में जैसे आपको पढ़ना चाहिए था, आपने पढ़ा या नहीं ऐसे, वो अलग बात है। लेकिन बचपन में ऐसे ही पढ़ना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहले हमें मतलब समझना होता है यार कि जो हम निकाल रहे हैं वो है क्या, है ना। एलसीएम एचसीएफ तो बहुत बार निकालते हैं, बट दिमाग में एक चित्र बनना चाहिए कि अच्छा इस चीज़ को हम एलसीएम बोल रहे हैं और इस चीज़ को हम एचसीएफ एलसीएम मतलब बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। एक बात और याद रखना, अगर 2 नंबर ऐसे हैं कि छोटे वाले के ये समझ में आ गया आपको। अब आप एक ट्रिक याद रखना, छोटी सी, बहुत जगह काम आएगी आपको। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक याद रखना, बहुत जगह काम आएगी आपके, कि अगर अपने पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसमें छोटे वाले के पहाड़े में बड़ा वाला आता है, जैसे 10 और 20, हमसे बोला गया था 10 और 20 का एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो। अगर मैं आपको सिंपल सा एक ट्रिक बताऊं जो बहुत जगह काम आएगा, वो ये है कि अगर छोटे वाले के पहाड़े में बड़ा वाला नंबर आता है तो छोटा वाला नंबर हमेशा एचसीएफ होता है, बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम हो जाता है।
ठीक है, जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले 4 और 8 का HCF बता दो, आपको यार दिमाग नहीं लगाना, छोटे वाले के पहाड़े में बड़ा वाला आ रहा है तो इनका HCF जब निकालोगे तो छोटा वाला नंबर ही आएगा यानी 4, LCM जब निकालोगे तो बड़ा वाला नंबर ही आएगा यानी कि 8। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया 50 और 150 का LCM और HCF निकाल दो, छोटा वाला नंबर HCF, बड़ा वाला नंबर LCM, क्यों? क्योंकि छोटे वाले के पहाड़े में 50 के पहाड़े में 150 आता है, खत्म। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, बहुत जगह काम आती है। जब हम फ्रैक्शन वाली गुणा कर रहे होते हैं तो ये बहुत जगह काम, मतलब भाग जोड़ घटा कर रहे होते हैं फ्रैक्शन वाला, भिन्नों का जोड़ घटा, तो बहुत जगह काम आता है ये। ठीक है, तो अगला कॉन्सेप्ट अपना क्या है कि हम HCF LCM कैसे निकालेंगे क्लास 10th में। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपकी जो NCERT है, ठीक है, उसमें एक उदाहरण है जिसमें हमें 6 और 20 इन दोनों का LCM भी निकालना है, HCF भी निकालना है। तो उसके लिए अपने पास ये तरीका है, अगर आपको शॉर्टकट लगानी है तो। ठीक है, क्लास 10th वाला तरीका क्या है? तरीका पहले HCF समझो फिर LCM समझेंगे एक एक करके। HCF हम कैसे निकालेंगे क्लास 10th में? HCF बराबर होगा, मान लो आपको कुछ संख्याओं का HCF निकालना है, अभी मैं 2 संख्याएं ले रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको 6 और 20 यानी ये 2 संख्याएं हैं, इनका HCF निकालना है तो आप क्या करोगे? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल जो होगा वही HCF हो जाएगा। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब जो संख्याएं हैं आपके पास 6 और 20, इनका पहले आप गुणनखंड निकालो, और जो गुणनखंड आ रहा है ना उसको आप जब गुणनफल में लिखोगे तो घात के रूप में लिखना। जैसे 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 6 तो सीधा सीधा सोच सकते हो, 2 गुणा 3 6 होता है, तो घात के रूप में लिखना, 2 की घात 1, 3 की घात 1। 20 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 यानी 2 की घात 2 गुणा में 5। जिसको नहीं समझ में आया समझ सकता है, जो 20 है हम छोटी क्लास में कैसे करते थे, 2 का पहाड़ा 10 बार, 2 का पहाड़ा 5 बार, फिर 5 का पहाड़ा 1 बार, तो 2 गुणा 2 गुणे 5 लिखते थे वहाँ पे। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 2 बार आया है तो 2 की घात 2 लिख दो। ठीक, अब जब हम इसका HCF निकाल रहे होंगे, क्या निकाल रहे होंगे? HCF, तब हम क्या देखेंगे? अब यहाँ से आपको समझ में आएगा ज़्यादा। देखो क्या बोला गया कि जो भी संख्याएं हैं उनका जब हमने ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए और ऐसे गुणनफल में लिख दिया, तो हमें क्या करना है? सबसे छोटी घात का गुणनफल लेना है, सबसे छोटी घात वाली संख्या का। लेकिन वो संख्या क्या होनी चाहिए? प्रत्येक में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड छाटो पहले। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों के पास हो। जैसे 2 जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों के पास है। 3 दोनों के पास नहीं है, 5 दोनों के पास नहीं है। तो जो चीज उभयनिष्ठ है वही देखना है आपको HCF में, याद रखना। जो उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, दोनों के पास है। तो क्या 3 दोनों के पास है? नहीं, तो 3 को भूल जाओ। क्या 5 दोनों के पास है? नहीं, 5 भी भूल जाओ। दोनों के पास कौन सा है गुणनखंड? 2। तो यहां पे मैं लिखूंगा, इसका उत्तर आएगा 2। लेकिन 2 की घात कितनी लिखूं? यहाँ पे तो 2 की घात 1 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है, कितनी लिखूं मैं? यहाँ पे बोला गया है सबसे छोटी घात वाला लिखना है। सबसे छोटी घात, 2 की घात 1 यहाँ पे है, 2 की घात 2 यहाँ पे है। छोटा कौन है? 2 की घात 1। 2 की घात 1 कितना? 2 ही होता है, यानी कि HCF कितना आ गया इसका? 2 आ गया। अच्छा भाई, अगर LCM पूछ लेता तब क्या करते? जब मैं इसको ट्रिक भी बताऊंगा, इसको याद करने का ट्रिक क्या है। ठीक है, अभी पहले समझ लो। LCM अगर पूछता तो देखो, LCM के लिए हम क्या करेंगे? संख्याओं में शामिल प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। यहां पे देखो उभयनिष्ठ नहीं लिखा, यहां पे लिख दिया शामिल। NCERT में एक अजीब सा वर्ड दे रखा है, ठीक है ना, उसका मतलब है शामिल। अब मैंने वो जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि शामिल का मतलब आपको पता है, मतलब जो भी गुणनखंड में शामिल हो गया, चाहे वो दोनों के पास कॉमन हो या ना हो, उभयनिष्ठ हो ना हो। यहाँ पे हम देखते हैं उभयनिष्ठ। LCM में हम उभयनिष्ठ नहीं देखते। जो भी गुणनखंड में शामिल हो गया, जैसे 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, 5 भी शामिल है, चाहे किसी एक में भी शामिल हो गया, उस अभाज्य गुणनखंड की जो सबसे बड़ी घात है वो लिख लो और फिर उनको गुणा निकाल लो। मतलब 2 शामिल हुआ है तो 2 की घात हम लिखेंगे कौन सी वाली? बड़ी वाली। 2 की घात 1, 2 की घात 2 यानी 2 की घात बड़ी वाली लिख लिया। फिर 3 शामिल है तो 3 यहीं पे एक ही जगह है, खैर समझ लो, यहाँ पे 3 की घात 0 है तो वो भी लिखेंगे। 5 शामिल हो गया, 5 की सबसे बड़ी घात, खैर एक ही जगह है 5, वहां पे होता तो हम चेक करते कौन बड़ा कौन छोटा है। यहाँ पे 5 की घात 1 उसके पे है ही नहीं, तो यही मान लो यही बड़ा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 की घात 2 4 होता है, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंजे 60। समझ में आया? ठीक है, इस तरह से हम चेक करते हैं। ठीक, अच्छा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसको
मिटा के एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं दोनों ही कराऊंगा, HCF और LCM। ठीक है। जैसे आपके एनसीईआरटी में एक और एग्जाम्पल है, 6 है, 72 है और 120 है, और उनका HCF और LCM इसी तरीके से निकालना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन विधि बोलते हैं इसको, इसी से निकालना है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम लिखेंगे यहाँ पे 6 है, 72 है, 120 है। 6 हो जाएगा 2 गुणा 3, 6 क्या हो जाएगा 2 गुणा 3, यानी 2 की घात 1, 3 की घात 1। 72 करोगे, देखो 72 9 गुणे 8 होता है, 9 8 72। 8 को लिख सकते हो 2 गुना 2 दूनी 4, यानी 2 की घात 3। 9 को लिख सकते हो 3 की घात 2। नहीं आता तो ऐसे कर लेना। 72 कैसे टुकड़े करोगे, 2 यहाँ पे 3 बार नजर आएगा, यानी 2 की घात 3, और 3 यहाँ पे 2 बार नजर आएगा ना, वो कर लेना यार आप। ठीक, ये हो गया। अच्छा 120 क्या होता है, 15 गुणे में 8, 15 8 120। तो 8 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 की घात 3, और 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। ठीक है, 2 की 3 8, 8 3 24, 24 5 120। ठीक है। ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा फिर से बोलो, रफ में कर लेना। चलो अब हम बात करते हैं इसी तरीके से, पहले HCF की बात करेंगे, उसके बाद LCM की बात करेंगे। HCF में मैंने क्या बोला कि जो भी उभयनिष्ठ है, देखो HCF में उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना है, याद रखना, और LCM में जो भी शामिल हो गया सबको देखना है। HCF में देखना है सबसे छोटी घात, LCM में देखना है सबसे बड़ी घात। याद करने का ट्रिक मैंने बोला था, याद करने का ट्रिक ये है कि जो इसका मतलब है उसका उल्टा करना है घात में। H मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट माने सबसे बड़ा होता है, लेकिन घात में सबसे छोटा कर देना है, उल्टा कर देना है। इसका ट्रिक वही है। LCM में L मतलब लीस्ट, सबसे छोटा होता है, लेकिन घात में सबसे बड़ी घात देखनी है, उल्टा करना है घात के चक्कर में। ठीक है, घात में HCF में छोटी देखेंगे, जबकि H का मतलब हाईएस्ट होता है, लेकिन LCM में L का मतलब छोटा, सबसे छोटा, लेकिन घात में सबसे बड़ा, उल्टा करना। फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो HCF, H मतलब सबसे बड़ा, यानी घात सबसे छोटी देखनी है, और उभयनिष्ठ वाली देखनी है। उभयनिष्ठ मतलब जो तीनों के पास हो। तो तीनों के पास ऐसा क्या चीज है, घात को भूल जाओ, आधार में क्या है 2 2 2, तीनों के पास 2 है। अच्छा तीनों के पास 3 भी है, लेकिन तीनों के पास 5 नहीं है भाई, तो 5 को नहीं देखोगे, क्योंकि यहाँ पे उभयनिष्ठ देखना है हमें। तो जो भी उभयनिष्ठ है 2, इसमें मुझे क्या देखना है, सबसे छोटी घात। सबसे छोटी घात 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 की घात 1। सबसे छोटी घात क्या होगी, 2 की घात 1, गुणनफल निकालना है उनका। फिर जो उभयनिष्ठ है, जैसे कि 3 यहाँ पे उभयनिष्ठ है, 3 सबके पास है, तो इसमें सबसे छोटा 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 1, मतलब 3 की घात 1। 2 की घात 1 2 होता है, 3 की घात 1 3 होता है, 2 गुणा 3 यानी कि 6। HCF आ जाएगा 6। HCF कितना आ गया, 6 आ गया। अच्छा अब क्या कर सकते हैं, अब हम LCM निकाल सकते हैं। LCM निकाल के बताता हूँ आपको। देखो LCM समझो, LCM में क्या है कि जो भी नंबर शामिल हो गया सबकी घात को गुणा करोगे, लेकिन कौन सी, सबसे बड़ी घात वाला। जैसे 2 शामिल हो गया तो 2 की घात 3 सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे 2 की घात 3 गुणा 3 शामिल हुआ, चाहे एक में हो चाहे सब में हो, तो 3 की घात सबसे बड़ी क्या है, 3 की घात 2। 5 शामिल हो गया, चाहे एक में ही शामिल हुआ है, कोई दिक्कत नहीं उससे, 5 शामिल हो गया है ना, भले वो तीनों के पास ना हो, क्योंकि यहाँ पे उभयनिष्ठ नहीं देखना है, उभयनिष्ठ वहीं पे देखना था, तो 5 भी लिखोगे। तो 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 हुआ। 3 की घात 2, 3 की घात 2 3 तियाँ 9 हुआ, गुणा में 5, तो 8 पंजे 40 हुआ। 40 गुणा में 9 करोगे, 9 चौक 36, 1 0 लगा दो, 360। ठीक है, ये होता है। समझ में आ गई होंगी आपको चीजें। अच्छा अब अगर मैं बोलूं कि अपने पास 2 संख्याएं हैं A और B, थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं। जो A है वो है x y की घात 3, जहां पे x और y अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे x गुणा में y गुणा y गुणा y। ठीक है, और जो B है ये है x की घात 2 y। ठीक है, चलो मान लो साथ में z भी आ गया। अब हमसे पूछ लिया HCF बता दो इनका और LCM बता दो इनका, कैसे करोगे। सबसे पहली बात यहाँ पे x y z अभाज्य संख्या याद रखना। ठीक है, तो हम जब HCF निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे, जो भी अभाज्य गुणनखंड है उभयनिष्ठ वाले, उनमें छोटी वाली घात को गुणा कर दो। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों के पास है, x दोनों के पास है, y दोनों के पास है, z दोनों के पास नहीं है। तो जब हम HCF निकाल रहे होंगे हम z की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि z उभयनिष्ठ नहीं है। तो x छोटी वाली घात, x की घात 2 x की घात 1 आ गया, y की घात 3 y की घात यहाँ पे 1 है, तो छोटी घात क्या हुई, y की घात 1। कभी भूल जाओ कब छोटा लेना है कब बड़ा, H फॉर हाईएस्ट, हाईएस्ट का उल्टा यानी छोटा, लोवेस्ट। ठीक। अच्छा LCM की बात करें तो जो भी शामिल हो गया गुणनखंड में, जो भी अभाज्य संख्या शामिल हो गई गुणनखंड में, उसमें बड़ी घात वालों को गुणा कर दो। x शामिल हो गया, x की बड़ी घात क्या है, x की घात 2,
y शामिल हो गया, y की बड़ी घात क्या है, y की घात 3, z शामिल हो गया, भले एक जगह हुआ हो तो z की वही, जब एक ही जगह है तो वही लिख दो। तो ये हो गया HCF LCM। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं MCQ में, याद रखना, ठीक है। एक और चीज बच गई, वो देखो क्या है कि दो संख्याओं का HCF और उन्हीं दोनों संख्याओं का LCM बराबर होता है, ठीक है, उनके गुणनफल के। अच्छा, ऐसे लिखने का क्या मतलब है, ऐसे लिखने का ये मतलब है जैसे हम यहाँ पे A और B का HCF निकाल रहे हैं, तो ये असलियत में सही तरीके से लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाएगा, HCF A और B का जो आया है वो आया है XY। जैसे अगर आप निकाल रहे हो इससे पहले, ठीक है, ऐसे नोटेशन का मतलब बता दूं, जैसे अभी हमने 10 और 20 का निकाला था, तो HCF जो होगा इनका 10 हो जाएगा, अभी हमने करा था। LCM जो होगा इनका 20 हो जाएगा। इससे और अच्छा तरीका है कि आप यहाँ पे लिख दो किसका HCF है ये, 10 और 20 का HCF है, किसका LCM है ये, 10 और 20 का है। समझ में आ गया। तो अगर मतलब कहने का ये है कि अपने पास दो संख्याएं हों A B, तो इनका LCM को हम ऐसे लिखते हैं, LCM AB, यानी कि A और B का LCM, अब यहाँ पे जो भी आए, और HCF लिखना है तो A और B का HCF जो भी आए यहाँ पे, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि अगर अपने पास दो संख्याएं A और B, तो A और B को गुणा करने पे जो आता है वही उनके HCF और LCM को गुणा करके आता है। चाहे आप चेक भी कर सकते हो, अभी हमने किया था 6, ठीक है, याद करो, 6 और किसका निकाला था हमने, 20 का, ठीक है। 6 को हमने लिखा था 2 गुणा 3, और 20 को हमने लिखा था 2 की घात 2, 2 दूनी 4, पंजे 20। तो इसका HCF हमने निकाला था, इसका LCM हमने निकाला था, याद करो, है ना। तो इसका HCF आया था 2 और इनका LCM आया था 60 आया था शायद, है ना, जहां तक मुझे याद आ रहा है, अभी हमने पीछे किया था 60 आया था। तो यहाँ पे आप इस चीज को चाहो तो चेक भी कर सकते हो, मतलब अगर मैं इन दोनों संख्याओं को गुणा करूं, ध्यान से देखना, 6 गुणा में 20, ठीक है, मैं पूरा फॉर्मूला लिख के करता हूं। फॉर्मूला क्या है अपने पास कि इनका HCF और इन्हीं का LCM बराबर होगा जो दोनों संख्याएं हैं A गुणा B। आप थोड़ा अच्छे से नोट करना चाहते हो, ब्रैकेट में A भी लिख सकते हो ना, आप समझ जाना यार। तो देखो HCF कितना आया इनका, HCF आया 2, LCM कितना आया इनका, LCM आया 60, गुणा करके 60 दूनी 120 आएगा। वही चीज इधर भी आएगी। संख्या पहली वाली क्या थी, 6, दूसरी संख्या क्या है, 20, तो 6 गुणा 20 करोगे तब भी 120 आएगा। इस पे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह का। तो ये जो सवाल इसमें क्या बोला गया, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। मतलब अपने पास दो संख्याएं हैं, ठीक है, एक है 96 और दूसरी है 404, हमें अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा सिर्फ HCF निकालना है, यानी कि हम सिर्फ HCF निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, LCM किसी और तरीके से निकालना है, उसके लिए उस मेथड का प्रयोग नहीं करना है। कैसे करोगे, चलो पहले HCF तो निकाल लें। HCF के लिए 96 के हमें यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड लिखना होगा घातांक के रूप में, घात के रूप में। तो 96 को करो, टुकड़े कर लो, 96 करोगे 2 से 48 बार जाएगा, फिर 2 से करोगे 24 बार जाएगा, फिर 2 से करोगे 12 बार होगा, फिर 2 से करोगे 6 बार पहाड़ा जाएगा, 2 से करोगे 3 बार जाएगा, 3 से करोगे 1 बार जाएगा। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, यानी 2 की घात हो गई 5। 3 यहाँ पे 1 बार आया है तो 3 की घात हो गई 1, खत्म बात, ठीक है। अच्छा 404 तो डायरेक्ट सोच सकते हो यार, 404 सीधा सीधा सोचो तो 4 गुणा में 101, भाई 101 का 4 गुना करोगे 404 हो जाएगा। अब क्योंकि अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना, जो 4 है उसकी जगह 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 2 लिख दो, तो ये हो गया 2 की घात 2 गुणा में 101। समझ में नहीं आया तो आप रफ में कर लेना। चलो अब HCF तो आसान है निकालना। HCF हम क्या देखते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है और उसकी सबसे छोटी घात कौन सी है। उभयनिष्ठ कौन है, 2, 2 की सबसे छोटी घात क्या है, 2 की घात 2, यहाँ पे 2 की घात 2 छोटा है, 2 की घात 5 बड़ा है, तो छोटा 2 की घात 2 यानी कि 4 हो गया। याद करने का ट्रिक बता ही चुका हूँ, H फॉर हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा, लेकिन घात में छोटा चलता है, उसका उल्टा, बड़ा का उल्टा छोटा। चलो ये हो गया। अब LCM अगर हमें इस तरीके से निकालना होता तो सब कुछ हमारे सामने है, हम निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से निकालना नहीं है। तो दूसरा तरीका अपने पास क्या बचेगा, अभी जो आपको पढ़ाया कि दो संख्याओं का LCM गुणा में HCF बराबर होता है उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के। जो पहली संख्या इसे A बोल दिया, जो दूसरी संख्या इसे B बोल दिया, मान रख दो। LCM कितना भाई नहीं पता, वही तो निकालना है। HCF कितना अभी निकाला था 4, पहली संख्या कितनी 96, दूसरी संख्या कितनी 404।
ठीक है, तो एलसीएम क्या, 96 अपनी जगह, 404 अपनी जगह, 4 कहाँ जाएगा भाग में, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0, फिर 4 एकम 4, यानी कि 96 से गुणा कर लो, एलसीएम मिल जाएगा। गुणा करना बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे 1 है यार। 96 का पहाड़ा पढ़ो सीधा, हमें भी 96 का पहाड़ा नहीं याद होता, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन 96 गुणा 1 तो पता है सबको। 96 गुणा 1 कितना होगा, 96 का 6 हासिल गया 9, 96 गुणा 0, 0 होता है जो हासिल 9 गया था लगा दो, फिर 96 गुणा 1 96, खत्म, ये हो गया एलसीएम। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं। क्लास 10th की तैयारी के लिए पूरे साल मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको भी मेहनत करनी है। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।